तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 11 जून थर्ड एंड सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज दो एग्जाम हुए हैं, दो शिफ्ट में। उन दोनों शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस एक साथ में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं, जिससे कि आपका समय भी बचेगा और आपके सारे प्रश्न भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के शाम वाले शिफ्ट के जो प्रश्न है वो हमें भेजे हैं रवि ओझा ने, और सुबह वाली शिफ्ट के जो प्रश्न है वो हमें श्याम सुंदर ने भेजे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट यानी कि लेटेस्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में सुबह वाली शिफ्ट के प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ में अगर आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को कृपया 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा अपने नाम के साथ में, जिससे कि अगली वीडियो में आपका नाम भी लिया जा सके। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। साथ ही साथ में वीडियो को अंत तक देखना। लास्ट में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आज के टॉप 5 स्कोर क्या रहा है। साथ ही साथ में वो टेलीग्राम चैनल कौन सा है हमारा, जिसमें हम फ्री स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं एमपीएसआई, एमपी पुलिस एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, वो हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मऊगंज जिला बनने के बाद में मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है। सही आंसर हो गया आपका 53 जिले हो गए हैं मऊगंज जिला बनने के बाद में। कुछ जिले और प्रस्तावित हैं, तो अभी वो प्रस्तावित ही अभी बने नहीं है। ठीक है, वो कौन कौन से जिले हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नागदा जिला। नागदा जिला उज्जैन से अलग होकर के बनेगा, और चाचौड़ा जिला जो है वो गुना से अलग होकर बनेगा। अभी ये बने नहीं है, ठीक है ना, अभी ये बने नहीं है, याद रखना। नागदा जो है उज्जैन से बनेगा और चाचौड़ा जो है गुना से अलग होकर के बनेगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पटवारी में, इसलिए हमने आपको यहाँ पर इसको कवर करा दिया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, मैहर जिला सतना से अलग होकर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेटेस्ट बात करते हैं तो 4 मार्च 2023 की करंट अफेयर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रीवा से मऊगंज जिले को पृथक करके जिला बनने की घोषणा की गई, जो कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। यानी कि आपसे 4 मार्च 2023 यानी कि मार्च का करंट अफेयर आपसे पूछा है, और मार्च का करंट अफेयर ऑलरेडी हम कवर आपको करवा चुके हैं। ठीक है, तो एक बार एग्जाम देने से पहले उस करंट अफेयर की वीडियो को देख करके जाना। ठीक है, तो 53वां जिला कौन सा बना है, मऊगंज किससे अलग हुआ ये भी याद रखना। रीवा से अलग होकर के मऊगंज को बनाया गया है। बाकी ये किससे अलग हो रहा है ये भी आपको याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मेंडलीव के अनुसार किस तत्व को स्थान नहीं दिया गया मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तो याद रखना वो तत्व आपका कौन सा था, वो तत्व आपका हीलियम था। ठीक है ना, हीलियम वो तत्व था, हीलियम आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था। चलिए देखते हैं कुछ जानकारी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में धातु और अधातुओं को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया। समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया तथा असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही स्थानों पर रखा गया। और आप अभी भी देखते हैं हीलियम आपको सबसे अलग ही दिखाई देता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना कि हीलियम को किसी भी तत्व या फिर धातु में स्थान नहीं दिया गया था, और हीलियम आपके ऑप्शन में भी था। ठीक है, अगला प्रश्न है, एलोन मस्क ने ट्विटर को कितने रुपए में खरीदा है, यानी कितने डॉलर में खरीदा है। तो डॉलर की बात करें तो 44 अरब डॉलर में एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है। ठीक है, देखिए तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस, अब ये दूसरे नहीं रहे, अब ये फर्स्ट हो गए। ठीक है ना, फर्स्ट हो गए। तो दुनिया के पहले सबसे बड़े रईस एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। जब इन्होंने ट्विटर को खरीदा था तब ये दूसरे नंबर पर थे, पर वर्तमान में ये पहले स्थान पर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किलों का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, यानी ग्वालियर के किले से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जहां तक मुझे पता चला है तो किलों का जिब्राल्टर किसे कहते हैं ये प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर के किले को किलों का जिब्राल्टर या फिर किलों का रत्न भी इसको कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसे किसने बनाया था, तो मुगल सम्राट बाबर ने हिंद के किलों के हार में पर्ल का नाम दिया। यानी कि जो हिंद के जितने भी किले हैं हिंदुस्तान के, उनके हार में अगर मोती की बात करें तो वो आपका ग्वालियर का किला है, ऐसा बाबर ने कहा था। ठीक है, इसे 525 ईस्वी में बनाया गया था। सदी यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। इसे सूरज सेन ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो राजा सूरज सेन के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, इसी के अंदर तेली का मंदिर स्थित है। ठीक है, जो कि मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली से निर्मित प्रसिद्ध मंदिर है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत में द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर कौन सा है, तो एकमात्र मंदिर तेली का मंदिर है। यह आपको याद रखना। ये प्रश्न कई बार एमपी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तंत्रिका तंत्र से संबंधित किस विटामिन की कमी के कारण जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित आपका रोग होता है। तो सही आंसर है विटामिन B12। अगर B12 की कमी हो जाएगी तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित आपको रोग हो जाएगा। देखिए, तो विटामिन B12 की कमी से मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम
जो आपका मस्तिष्क होता है और जो नर्वस सिस्टम होता है बुरी तरह प्रभावित होता है। इससे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण में कमी आ जाती है और शरीर में विटामिन B12 की कमी से कई तरह की परेशानियां और भी हो सकती हैं। अगर आपकी आरबीसी बनना बंद हो जाएगी तो आरबीसी यानी कि आपका ब्लड अगर मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगा तो आपके मस्तिष्क में विकास जो है आपका विकार उत्पन्न हो जाएगा और नर्वस सिस्टम जो है वो भी आपका बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामलीला का मेला कहाँ पर लगता है? तो सही आंसर आपका ग्वालियर हो जाएगा। ग्वालियर में रामलीला का मेला लगता है। ये प्रश्न आज आपका पूछा गया है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट की यहाँ पर मतलब थर्ड शिफ्ट की यहाँ पर बात हो रही है, जो लेटेस्ट वाली शिफ्ट है। ठीक है, देखिए जिसकी टाइमिंग आपकी कितने बजे से 4:30 से 6:30 है। ठीक है, तो देखिए यह मेला ग्वालियर जिले में आयोजित होता है। यह 100 साल से भी अधिक समय से यह मेला लगातार लग रहा है। जनवरी और फरवरी इसके लिए आरक्षित समय, यानी कि जनवरी और फरवरी में यह रामलीला का मेला ग्वालियर में लगता है। अगला देखिए, हड्डियों को मजबूती किस विटामिन के द्वारा मिलती है? तो विटामिन डी की मदद से हड्डियों को मजबूती मिलती है। देखिए तो कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी हड्डी की असामान्यताएं, इससे संबंधित रोग हो जाता है। क्वाशियोकर जो भी वो भी आपका विटामिन ई की कमी से, विटामिन डी की कमी से ही होता है। ठीक है ना, तो हड्डियों से संबंधित कोई भी रोग आ जाए वो आपका विटामिन डी की कमी से ही होगा। अगला देखिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए तो सिमलीपाल, जिसका नाम सिमुल यानी कि रेशम कपास के पेड़ से लिया गया है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है और उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में यह स्थित है। यहाँ से आपके शिफ्ट 2 यानी कि सुबह वाली शिफ्ट, जिसका टाइमिंग है आपका 12:30 से 2:30 बजे तक, वहाँ का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, तो ये आपका उड़ीसा वाला प्रश्न वहीं पर आया था कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उड़ीसा में है। सुबह वाली शिफ्ट का यह प्रश्न है। अगला देखिए, पुस्तक रन्स एंड रूइंस किस इसकी जो लेखक है वो कौन है? सही आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर के द्वारा जो पुस्तक है रन्स एंड रूइंस पुस्तक को लिखा गया। देखिए पुस्तक रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई है। उन्होंने यह पुस्तक 1984 में लिखी थी। सुनील मनोहर गावस्कर एक भारतीय क्रिकेटर, कमेंटेटर और पूर्व क्रिकेटर हैं जो 1970 के दशक के अंत से 1980 के दशक तक भारत और बॉम्बे राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, तो सुनील गावस्कर के द्वारा यह किताब लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सही आंसर आपका सरस्वती हो जाएगा। सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। तो भारत की वैदिक सभ्यता और संस्कृति सरस्वती नदी के तट पर फली फूली है। वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। ठीक है, सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों और ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है। तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था वैदिक काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 का संबंध किससे है? तो कोरम वाला प्रश्न आपसे पूछा गया था। कोरम से संबंधित 103 जो है आर्टिकल वो आपका कोरम से है। तो कोरम से संबंधित है आर्टिकल 100। देखिए अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने का कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होता है। यानी कि अगर 100 सदस्य हैं तो 1/10 आपका, यानी कि 10 सदस्य अगर उपस्थित होंगे तभी आपका कोरम माना जाएगा, तभी उसे हम गणपूर्ति भी कहते हैं। अगर सदन में कोरम नहीं है तो सभापति का कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित करे या बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कि कोरम की संख्या पूरी ना हो जाए। ठीक है, तो 1/10वां हिस्सा जो है वो कोरम का होता है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वन रैंक वन पेंशन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू की गई। सितंबर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन योजना को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। 2010 में रक्षा पर बनी संसद की स्थायी समिति ने वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने की सिफारिश की थी। 2010 में यह सिफारिश की गई थी और आपका जो है लगभग 2018-19 के आसपास जो है इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए पीर बुधान का मेला कहाँ पर लगता है? सही आंसर आपका शिवपुरी हो जाएगा। शिवपुरी में पीर बुधान का मेला लगता है। देखिए तो शिवपुरी के सांवरा क्षेत्र में यह मेला 250 सालों से लग रहा है। मुस्लिम संत पीर बुधान का यहाँ पर मकबरा है और अगस्त सितंबर, ये टाइमिंग आपको याद रखनी, अगस्त सितंबर में जो है यह मेला लगता है। अब मेलों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो मेलों को आपको एक बार अच्छे से पढ़ करके जाना है। शेरशाह सूरी ने रायसेन पर कब कब्जा किया था? तो 1543 में शेरशाह सूरी ने रायसेन पर कब्जा किया था। देखिए तो 1543 में शेरशाह सूरी ने पूरनमल से जो है रायसेन पर, जब पूरनमल का शासन था तो पूरनमल को हरा करके रायसेन पर कब्जा कर लिया था। अकबर के समय में रायसेन मालवा सरकार का एक मुख्यालय हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो सही आंसर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनके बारे में कुछ जानकारी। एडम स्मिथ 5 जून 1723 से 17 जुलाई 1790 तक एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री थे। उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला आपका मुरैना होगा, आपको याद रखना है। अब मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वो बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? वो सिंगरौली है। अब मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है दिल्ली में स्थित है श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर।
चलिए कुछ जानकारी देखिए। तो दिल्ली का सबसे पुराना जैन मंदिर लाल किला और चांदनी चौक के सामने स्थित है, ठीक है। यानी लाल किला और चांदनी चौक के जस्ट सामने दिल्ली का सबसे पुराना जैन मंदिर लाल मंदिर स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण 1526 में हुआ था। वर्तमान में इसकी इमारत लाल पत्थरों की बनी हुई है, इसलिए यह लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपके कई मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मंदिर भगवान महावीर का है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये याद रखना, आपके आगे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो भगवान महावीर है कौन से क्रम के तीर्थंकर थे, तो 24वें क्रम के तीर्थंकर थे। अगला देखिए, जजिया कर से संबंधित एक प्रश्न पूछा था। एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया, शायद ये पूछा गया था कि किसने सबसे पहले लागू किया था। तो चलिए बता देते हैं। तो सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। ये देवल वाला प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा जा चुका है कि कहाँ पर पहले जजिया कर लगा था, तो देवल में, ठीक है। इसके बाद जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। इसने जजिया को खराज से निकाल करके पृथक कर करके जो है इसको जजिया को अलग ही कर दिया और उस जजिया कर से अलग से जो है कर वसूलने लगा था। ये आपका जो है मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शंकर दयाल शर्मा, ये प्रश्न पहले भी हम आपको करा चुके हैं, देखिए फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। तो शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो भोपाल में शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ था। इसलिए आपसे कहते हैं कि दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस पूरा देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ से कई सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। और 25 मई से अब तक जितने प्रश्न पूछे गए उनको लेकर के एक वीडियो हमने कंपाइल कर दिया, सर्च कर लेना, ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो आपको दिख जाएगा, उसको जरूर देख करके जाना। अब तक लगभग 79 से 80 प्रश्न वहाँ पर रिपीट हो चुके हैं उस वीडियो से, ठीक है। चलिए, वैसे अब इस वीडियो के अंत में हम यहाँ पर उसको टैग कर देंगे, तो यहाँ पर भी आप उसको क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो शंकर दयाल शर्मा जिनका जन्म की बात करते हैं, तो 19 अगस्त 1918 से 26 दिसंबर 1999 तक इनका टाइमिंग रही है, मतलब इतने समय तक ये पृथ्वी पर जो है रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1992 से 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। आपसे प्रीवियस प्रश्न यह पूछा गया था कि इन्होंने इनकी टाइमिंग क्या थी, कब से कब तक इन्होंने कार्य किया था। 1992 से 1997 तक इन्होंने 9वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, ठीक है। झुनझुन कटोरा स्मारक कहाँ पर स्थित है, सही आंसर आपका हो जाएगा आगरा। देखिए, तो मुगल काल में देश की राजधानी रहा आगरा, इतिहास की तमाम विरासतों को सहेजे हुए है। हर दिशा में मुगल कालीन स्थापत्य कला के नमूने यहाँ नजर आते हैं। इनमें से ही एक मकबरा है झुनझुन का कटोरा। इसे निजाम नामक भिश्ती की याद में बनाया गया था। तो झुनझुन का कटोरा कहाँ पर है, तो याद रखना आगरा में है झुनझुन का कटोरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बॉनी गैब्रियल किस देश से संबंधित है। ये प्रश्न भी पहले आ चुका है, फिर से रिपीट हुआ है। सही आंसर हो जाएगा अमेरिका की निवासी हैं आर बॉनी गैब्रियल। देखिए, इस प्रतियोगिता को अमेरिका की आर बॉनी गैब्रियल ने अपने नाम किया है। गैब्रियल को पिछली मिस यूनिवर्स भारत की सुंदरी हरनाथ संधू ने अपना ताज पहनाया, यानी कि इससे पहले कौन था, तो हरनाथ संधू थी। कहाँ की थी, भारत की, ठीक है। आर बॉनी गैब्रियल ने फाइनल राउंड में वेनेजुएला की अमांडा डूडामेल न्यूमेन और डोमिनिकन रिपब्लिकन की एंटीजा मार्टिनेज को मात देकर के यह ताज अपने नाम किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो आरबीआई का जो गवर्नर है वो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। देखिए, आरबीआई का गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। बाकी एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक नीतिगत ब्याज दर रेपो दर का निर्धारण करती है। जो समिति बनती है वो आपका रेपो रेट का जो है निर्धारण करती है। नीतिगत जो आपकी मौद्रिक नीति जो है वो इसका निर्माण करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, सिंपल सा प्रश्न है, सही आंसर है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। देखिए, सन 1956 में राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। इस प्रदेश का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था। इसके घटक राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखना मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल, इनसे मिलकर के मध्य प्रदेश को बनाया गया था, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड को तेज रख रहे हैं क्योंकि प्रश्न काफी सारे हो गए हैं, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। बगलीहार परियोजना किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर स्थित है बगलीहार परियोजना। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए उतनी जानकारी आपको दे रहे हैं जितनी आपके लिए जरूरी है। फालतू में जानकारी देकर के और वीडियो को लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। देखिए, तो बगलीहार बांध जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बना हुआ है। पनबिजली परियोजना बगलीहार जल विद्युत परियोजना, याद रखना ये परियोजना आपसे पूछी जाएगी आगे। तो ये आपकी चिनाब नदी पर चलने वाली नदी शक्ति परियोजना है। इस परियोजना की कल्पना 1992 में की गई थी, जिसे 1996 में स्वीकृत किया गया और निर्माण 1999 से शुरू हुआ था। ये बगलीहार परियोजना कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बात यहाँ पर करने वाले हिंदी में क्या क्या पूछा गया आपका, तो हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो कारक आपका एक प्रश्न है, वाच्य एक प्रश्न है, क्रिया दो, वर्णमाला से एक प्रश्न है। डेली वही शिफ्ट में मतलब उसी तरह का आपका देखने को मिल रहा है, ठीक है, पैटर्न। पर्यायवाची 2 हैं, मुहावरे 2 हैं, विलोम शब्द आपका 1 है और वाक्यों का क्रम संयोजन 3 से 4 प्रश्न वाक्य के क्रम संयोजन से पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका 2 प्रश्न ईडियम्स से आए हैं, 3 प्रश्न एंटोनिम, 3 सिनोनिम। ईडियम्स के आपको बता दिए 2 प्रश्न आपके ईडियम्स के। पीक्यूआरएस के 3 प्रश्न पूछे गए, फिल इन द ब्लैंक्स 2 से 3 प्रश्न, एरर फाइंडिंग के भी लगभग 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक है।
चलिए मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में टाइम एंड वर्क से एक प्रश्न है, एवरेज का 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न आपके नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं, एलसीएम से एक प्रश्न, ग्राफ से एक प्रश्न, परसेंटेज से 2, ट्रेंड से 3, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 प्रश्न है, मिक्सचर के एक प्रश्न है और आपका सीआई का एक प्रश्न है। बाकी आपका सर्कल और आपसे एडवांस से भी कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विभाज्यता का नियम वगैरह आपसे जो है लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। कल 12 का पूछा था, आज 8 का विभाज्यता का नियम पूछा, यानी कि विभाज्यता का नियम अब यहाँ पर डेली आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी अलजेब्रा से भी 1 से 2 प्रश्न थे। टॉप 5 स्कोर की हम बात कर लेते हैं भाई। टॉप 5 स्कोर में बात करें तो 73 नंबर, 72, 71, 69 और 62 ये नंबर आज आपको देखने को मिले हैं सेकंड और थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, ठीक है। चलिए बाकी हम बात करें तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, आपको ज्वाइन कर लेना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इस वीडियो की एवं अन्य सभी वीडियो की पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारा फ्री स्टडी मटेरियल का चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती हैं, जैसे कि राकेश यादव सर का क्लास नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो फॉर्मूला बुक है ब्रह्मास्त्र वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी और आपकी किरण की काफ़ी सारी किताब मिल जाएंगी। बाकी एसएससी सीजीएल रैंक 1 के कुछ नोट्स हमें मिल गए हैं, तो वो नोट्स हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप जाकर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साइंस के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के नोट्स हमें मिल गए थे, क्योंकि थोड़ा हमारी जान पहचान में ही था वो, तो वहाँ से हमको नोट्स मिल गए। तो वो नोट्स हमने सारे फ्री में अपलोड कर दिए, आप जाकर के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप इसको तभी आप मतलब इस चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे जब आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसको सब्सक्राइब करने के बाद में ही आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है, ठीक है। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना है। साथ ही साथ मेरे भाई कल 3 शिफ्ट में एग्जाम है शायद, अगर आपका पहली शिफ्ट में है सुबह तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने प्रश्नों को इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर से जरूर सेंड कीजिए 7052547003। जल्दी ही मिलते हैं कल सुबह एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।